नमस्कार। एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं हेल्थ नामा के नए एपिसोड के साथ। कोविड का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पेंडेमिक अब एंडेमिक की ओर बढ़ रहा है। कई तो ये भी मानते हैं कि कोविड की चौथी लहर की संभावना बिल्कुल कम है। भले ही कोरोना का डर खत्म हो गया हो, पर वैक्सीन पर बहस कम नहीं हुई है। इसके औचित्य पर लगातार चर्चाएं होती है। अब तो ये चर्चा भी हो रही है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाए। हमने इसी मुद्दे पर कई विशेषज्ञों से बात की। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। क्या कोई स्टडी हुई है इस बारे में कि सीवियरिटी से इसकी वजह से कम हुई? क्योंकि हमने देखा है कि डबल डोज लेने वाले की भी मौत हुई है, वो भी ऑक्सीजन पे गए हैं। ऐसे कई केसेस आए हैं, कम हुए होंगे लेकिन ऐसे केसेस आए हैं। तो क्या कोई स्टडी हुई है कि वैसे भी आपने जैसे बताया कि ओमिक्रॉन वैसे ही कमजोर वेरिएंट हुआ है, तो उसकी वजह से भी तो क्या सीवियरिटी कम हुई है वैक्सीन की वजह से? इसकी कोई स्टडी हुई है? देखिए, इसकी स्टडीज दुनिया भर में हुई हैं। हमारे यहाँ भी बहुत बड़ा देश है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी हमने इतनी अच्छी तरह से इसको कंट्रोल करा। जो डेवलप्ड नेशंस हैं, यूरोपियन नेशंस हैं, अमेरिकन नेशंस हैं, उनमें इतनी अच्छी स्टडी हुई है कि जब ये दोबारा से ये वापस आया कोविड डेल्टा में, तो उसके बाद ये देखा गया कि जो आईसीयू में मरीज जाते थे वो 90% वो होते थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। 90% वो होते थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, कोमॉर्बिड कंडीशन है। जब वैक्सीन नहीं आई थी, सब लोग आईसीयू में जा रहे थे, लेकिन उसमें मौत किसी को हो रही थी, किसी को नहीं हो रही थी। तो अब अगर आप देखेंगे उसके बाद कि आपको 90% प्रोटेक्शन आई है आईसीयू जाने से या वेंटिलेटर पे जाने से, तो उसमें अगर 10% बच जाते हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है, तो उसको आप लेके ये नहीं कह सकते देखो फला इन फला 10 में से जो है 10 में से एक व्यक्ति की तो डेथ हो गई। अरे भाई, 9 को बचाया भी तो है ना। और उसके ऊपर जो रिसर्च अभी और नई आई है, उसमें ये भी आया है, क्योंकि ये बहरूपिया है, ये जो वायरस है कोविड का, इसमें अगर आपकी वैक्सीन पूरी लगती है तो जो पुरानी वैक्सीन लगाते हैं आप, उसके बाद बूस्टर डोज लगाते हैं या उसके बाद प्रिकॉशनरी डोज लगाते हैं, तो आपका जो दायरा है प्रोटेक्शन का, एक तो वो लंबा हो जाता है, 3 महीने से बढ़ के 8 महीने हो जाएगा। और दूसरा, उसका दायरा सिर्फ लंबाई में नहीं बढ़ता है, उसका दौरा चौड़ाई में ही बढ़ता है। चौड़ाई का मतलब है कि जो म्यूटेशंस नई नई आने वाली हैं या आ चुकी हैं, उनसे भी बचाव देता है। कि जो यंगर जनरेशन है, उनमें एडल्ट की अपेक्षा विटामिन डी डेफिशिएंसी 4 गुना ज़्यादा है, बहुतों में, ज़्यादातर केसेस में। क्या ये डेफिशिएंसी बच्चों को वायरस प्रोन बनाती है? किशोर जी, ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, बट बिल्कुल ये तो है ही। अब ये तो हम सबको ही पता चल गया है, और जैसे कि मैम ने बोला है कि आजकल सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है कि सबको पता है कि हमें अगर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक लेना है। तो विटामिन डी जो होता है वो लंग प्रिवेंशन में हेल्प करता है, ना सिर्फ कोविड की बीमारी में, अदरवाइज ऑल्सो निमोनिया के केसेस में और लंग डिजीजेस में भी विटामिन डी प्रिवेंट करता है। जब हम छोटे बच्चों में डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो हम नॉर्मली उन बच्चों में बात करते हैं ये जो बच्चे मदर या ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों के अंदर विटामिन डी का जो लेवल्स होता है वो माँ के विटामिन डी के लेवल पे डिपेंड करता है। और नॉर्मली देखा गया है कि ना तो हम धूप में जाते हैं, हम लोग के अमाउंट ऑफ विटामिन डी इवन इन एडल्ट्स आर लेस। तो इसलिए बिकॉज ऑफ मदर, और स्पेशली जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं, उनको सजेस्ट किया जाता है। आजकल तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, हम एटलीस्ट 1 साल तक सारे बच्चों को, चाहे वो कहीं भी बॉर्न हो, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में, 1 साल तक बच्चों को विटामिन डी की 400 इंटरनेशनल यूनिट की डोज रोज दी जाती है। एंड उसका कारण ही यही है क्योंकि हम नहीं पता कर सकते हैं कि छोटे बच्चों में कितना विटामिन डी लेवल्स है, और ये विटामिन डी लेवल्स जो होता है ये माँ के विटामिन डी लेवल्स पे डिपेंड करता है। कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी, और बहुत हल्के ढंग से इन्फेक्शन के बाद रिकवर होने के बाद भी, कई वीक बाद भी कोई ना कोई ऑर्गन प्रभावित हुआ है। और यहाँ तक देखा गया कि 13 वीक के बाद हार्ट डैमेज हुआ है, ऐसे कुछ केसेस आए हैं। तो इसकी कितनी संभावना है और क्यों है?
कि लॉन्ग कोविड जिसे हम कह रहे हैं और ऑर्गन डैमेज जो है, इसकी संभावना है, डेफिनेटली है। और सेकेंड वेव में जो डेल्टा था उसके साथ बहुत ज़्यादा हुई। एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट स्टडीज़ में डिफरेंट आए हैं, कितने लोगों को लॉन्ग कोविड हुआ है, स्टडी स्टिल ऑन है, WHO की यूनिटी प्रोटोकॉल्स भी इस पे चली हैं। और ये संभावना तो रहती है क्योंकि ये मल्टी ऑर्गन डैमेज कर रहा है। इसका जैसे पैनक्रियास में भी पता लगा है, तो डायबिटीज़ जो हो रही है वो काफ़ी लोगों को हुई है, स्टेरॉइड्स देने के बाद हुई है। हार्ट का जो इफेक्ट है वो भी अब काफ़ी पता लगा है कि हो रहा है। अब ये जो मल्टी ऑर्गन डैमेज है, ये तो इसका एक नेचर है और ये इवॉल्विंग डिजीज़ है, इसलिए एग्जैक्टली स्पेसिफिकली किसी ने शायद पता नहीं लगाया है अभी तक कि कौन सा डैमेज ऑर्गन होगा। अभी भी स्टडीज़ आर ऑन, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके साथ डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे एल्डरली एज ग्रुप है या यंगस्टर्स में भी हैं, तो वो जेनेटिक फैक्टर्स भी पता लगाए जा रहे हैं, ब्लड ग्रुप के टाइप के साथ भी गया है, कई सारे फैक्टर्स पता लगाए गए हैं। लेकिन ऑर्गन डैमेज एक पॉसिबिलिटी है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। कोविड के ठीक होने के बाद भी ये हो रही है, ये भी एक सही बात है। इसीलिए कोविड इतनी खतरनाक बीमारी है, और क्योंकि इवॉल्विंग डिजीज़ है इसलिए पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है। जैसे हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ कहते हैं, जब कोई बीमारी होती है और वो अपने नेचुरल कोर्स में चलती है बिना किसी दवा दिए, बिना किसी इंटरवेंशन के, उसे नेचुरल हिस्ट्री कहते हैं। फर्स्ट वेव में हमने काफ़ी इसकी नेचुरल हिस्ट्री देखी है, तो उसमें इसकी एक का कॉम्पोनेंट ही है कि ये सिर्फ सही होने के बाद, सिम्टम्स हटने के बाद ये नहीं हम सोच सकते कि ये ठीक हो गया। हमें फॉलोअप फिर भी करना है पेशेंट्स का, क्योंकि ये मल्टी ऑर्गन डैमेज पॉसिबल है इसमें। 2 महीने पहले यानी 21 दिसंबर 2021 को नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन ने सरकार को सुझाव दिया था कि बच्चों को वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, और इस रिपोर्ट के ठीक 3 दिन बाद सरकार ने घोषणा कर दी कि 12 से 15 साल के बच्चों को, 15 साल तक के बच्चों को ये दिया जाए। अब ये चर्चा हो रही है कि 15 साल से नीचे के बच्चों को भी, 12 से 15 के बीच के बच्चों को भी वैक्सीन दिया जाए। आपकी क्या राय है? ये बहुत ही एप्ट क्वेश्चन है। सो एक्चुअली होता क्या है कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि बच्चों में कोविड क्यों नहीं हुआ। आपकी बार जैसे सेकेंड वेव के अंदर बड़ों में इतना कोविड था और उसी घर में बच्चे रह रहे थे, और बहुत ही कम बच्चे जो थे वो सिक हुए। जो बच्चे बहुत सिक हुए वो या तो क्रोनिक एस्मा से पीड़ित थे, या वो बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रेस थे, या देवर ऑन स्टेरॉइड्स, या उनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम था। अदरवाइज इन जनरल यही देखा गया था कि नहीं, बच्चों में ज्यादा नहीं होता। तो इसका रीजन क्या था? इसका वन ऑफ द रीजंस, देयर आर मेनी फैक्टर, बहुत सारे रीजंस हैं। एक है कि बच्चों के नोज में वो रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते जो कि कोविड को ट्रांसमिट करते हैं। दूसरा रीजन, जो बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि 5 साल तक बच्चे बहुत तरह की वैक्सीन रिसीव कर रहे होते हैं। जो हमारा नेशनल और इंटरनेशनल शेड्यूल है उसके अंदर बच्चे लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन सब ले रहे होते हैं, जो कि धीरे धीरे कम होता जाता है। तो 5 साल से 18 साल के बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट होते हैं कोविड से, और इसी वजह से इन जर्नल एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कि बच्चे बहुत इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं, या अगर इन्फेक्ट हो भी रहे हैं तो एसिम्प्टोमेटिक है, या फिर दे आर माइल्ड सिम्टम्स जो कि अपने आप ठीक हो रहे हैं। बट ये देखा गया है कि नाउ ये जैसे जैसे वायरस म्यूटेट हो रहा है, ये माइल्ड बन रहा है, पर ये बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रहा है। और क्योंकि इसका ये कंटेजियस ज्यादा हो रहा है, इसका स्प्रेड ज्यादा हो रहा है, तो इन केस में ये एडवाइस किया जा रहा है कि हम बच्चों को भी वैक्सीन देना शुरू करें। बिकॉज ये देखा गया है कि जो पहले वैक्सीन थी, नॉन कोविड वैक्सीन की बात हो रही है, जो पहले वैक्सीन हुए, जैसे MMR वैक्सीन रिसीव करी है, हेपेटाइटिस ए रिसीव करी है, इन्फ्लुएंजा, इवन वो भी इनडायरेक्टली बच्चों को कोविड की इन्फेक्टिविटी को कम करने में हेल्प कर रही है। तो यहाँ तो हम कोविड वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए 15 साल से ज्यादा बच्चों के लिए अभी, बिकॉज टेस्टिंग चल रही है 15 साल से कम बच्चों में, तो वो हमें बता दिया गया है कि अब 15 साल से बड़े बच्चों में वैक्सीन देनी है। अमेरिका में कोई रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार वो कोई स्टडी अभी तक नहीं हुई जो ये बता सके कि मास्क वायरस प्रिवेंट करता है, और ये बाजार के दबाव में सिर्फ मास्क को एक होली थिंग बना दिया गया। कितनी सच्चाई इसमें? साइंटिफिक स्टडीज को पहले, जैसे मैंने आई थिंक लास्ट टाइम भी बोला था, पहले सिर्फ साइंटिस्ट पढ़ा करते थे, लेकिन इस पैंडेमिक ने हर किसी को एपिडेमियोलॉजिस्ट बना दिया, चाहे वो कोई भी स्पेशलिस्ट हो मेडिसिन का, और
कोई भी जो अपना जर्नलिस्ट हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, सभी एपिडेमियोलॉजिस्ट बन गए, क्योंकि वो सारी साइंटिफिक स्टडीज पब्लिक डोमेन में आ गई। अब देखिए, साइंटिफिक स्टडी जब होती है तो उसका निष्कर्ष इस तरह से नहीं निकलता कि मुझे आज एक चीज पता लगी तो मैं कह दूं ये गॉस्पेल ट्रूथ है। काफी सारी स्टडीज की जाती हैं और उसके बाद एक मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यूज, मेटा एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, उन स्टडीज को देखा जाता है और फिर कुछ निष्कर्ष निकलता है जिसमें समय लग जाता है। ये बीमारी अभी 2 साल पुरानी है। एक स्टडी आई थी पहले जिसमें मास्क का कोई यूज नहीं है, ये भी निकला था, ये भी प्रूव कर दिया गया था कि मास्क इनफैक्ट कोई फायदा देता ही नहीं है। ये यूएस की ही स्टडी थी। कुछ स्टडीज ऐसी थी जिनमें ये पता लगा कि मास्क का फायदा है। आपको हर स्टडी में बहुत क्रिटिकली रिव्यू करना पड़ता है और जब ये सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस किए जाते हैं तो उनमें स्ट्रेंथ देखी जाती है, आरसीटीज को सबसे ऊपर रखा जाता है और फिर उसका पता लगाया जाता है कि ये कौन सी हम क्या इसका वो निकाले कंक्लूजन जिसे जनरल पब्लिक तक भी पहुंचाया जाए और जिसे अब हम ऐसा मानते हैं और फिर टेक्स्ट बुक्स में आ जाती है वो चीज़। लेकिन एक 2 साल पुरानी बीमारी में एकदम से ये कह देना कि एक साइंटिफिक स्टडी ये कह रही है तो आप इसे मान लीजिए, ये सही नहीं होगा। क्या मास वैक्सीनेशन म्यूटेशन का चांस बढ़ाता है? ये एक बहुत बड़ा कॉन्ड्रम है जिसे आप पिक कर रहे हैं। मास वैक्सीनेशन से जो आर्टिकल्स इस पे पब्लिश हुए उनको कुछ मिस इंटरप्रेट किया गया है। म्यूटेशन का, जैसे अभी डॉक्टर नरेश गुप्ता ने समझाया कि म्यूटेशन आरएनए वायरस में होता ही है और जितना ये ज़्यादा रहेगा शरीर में उतने ही म्यूटेशंस के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल है तो उसमें ये चांसेस ज़्यादा होंगे और मास वैक्सीनेशन से म्यूटेशन बढ़ने का चांस इस तरह से हो सकता है कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं वो इन्फेक्ट होंगे, उनके अंदर ज़्यादा दिन तक वायरस जब सर्वाइव करेगा, जितना ज़्यादा सर्वाइव करेगा, जो रेट बता रहे थे डॉक्टर साहब, तो हर 15 दिन में अगर म्यूटेट करेगा तो स्पेशली जो अनवैक्सीनेटेड और ऐसा वाला है जिसे कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज़ है तो उसमें ये म्यूटेशंस ज़्यादा होंगी और इसलिए जो नए नए वेरिएंट्स हैं वो इमर्ज करेंगे। तो मास वैक्सीनेशन हम 100% तो कर नहीं पा रहे हैं ना, तो मास वैक्सीनेशन से ये एसोसिएटेड हो गई बात जिसे हम स्पूरियस एसोसिएशन कह सकते हैं कि म्यूटेंट्स की इमर्जेंस। और स्पेशली एक और भी चीज़ है इसमें कि जो वैक्सीनेटेड होता है उसके अंदर भी इन्फेक्शन से तो बचाव नहीं करती ना वैक्सीन, तो इन्फेक्शन होगा उसमें और इन्फेक्शन होगा तो उसमें भी एक चांस है म्यूटेंट के इमर्ज होने का। लेकिन जो अगर हम मास वैक्सीनेशन बहुत हाई उसकी लेवल की कर देते हैं तो म्यूटेंट्स भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आज के हेल्थ नामा में इतना ही। सेहत के बारे में विस्तार से जानने समझने के लिए आप हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम हेल्थ फॉर ऑल से जुड़ सकते हैं। हर रविवार सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव। हेल्थ नामा और हेल्थ फॉर ऑल के सभी एपिसोड्स देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल हील टीवी को सब्सक्राइब करें और सेहत के प्रति जागरूक बने। धन्यवाद, नमस्कार।